Good morning students. This video is for class 7th and today we are going to start chapter 7 of mathematics, that is congruence of triangles. तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं congruence का मतलब क्या होता है. Congruent means exactly equal. अगर दो फिगर आपके पास हैं और वो दिखने में हूबहू एक जैसे ही हैं, जिस तरह का एक फिगर हो सेम उसी तरह का अगर दूसरा फिगर है तो ये दोनों फिगर्स आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. अगर कोई एक व्यक्ति है और सेम उसी के जैसा दिखने वाला हूबहू हमशक्ल जिसे कहते हैं एक दूसरा व्यक्ति उसके सामने आ जाए तो वो दोनों व्यक्ति आपस में एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट कहे जाएंगे. बात समझ में आ गई. एक फिगर ए यहाँ बना हुआ है, दूसरा फिगर बी यहाँ है. ये दोनों दिखने में बिल्कुल एक जैसे हैं. अब छोटा बड़ा भी नहीं होना चाहिए, साइज़ भी इन दोनों का सेम होना चाहिए. जितनी लेंथ का ये साइड हो उतनी लेंथ का ये साइड हो, मतलब करेस्पॉन्डिंग पार्ट्स इन दोनों के आपस में इक्वल अगर हैं तभी ये दोनों कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. जैसे कि यहाँ पे एक लाइन सेगमेंट ए बी ड्रॉ की गई है और इसी के बगल एक दूसरी लाइन सेगमेंट है सी डी. अगर इन दोनों लाइन सेगमेंट की लेंथ इक्वल है तो ये दोनों लाइन सेगमेंट ए बी और सी डी आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. सेम उसी के जैसे अगला एग्जांपल देखिए. एक सर्कल ए बना है, दूसरा सर्कल बी है और अगर इन दोनों सर्कल्स की रेडियस आपस में इक्वल है तो फिर इन दोनों का जो शेप होगा वो बिल्कुल एक जैसा ही होगा, इनका साइज़ भी बिल्कुल एक जैसा ही होगा, तो ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. एक ट्राइंगल यहाँ पर आपको दिख रहा है ए बी सी, एक दूसरा ट्राइंगल इसके बगल में है पी क्यू आर. इसमें ए बी की लेंथ पी क्यू के लेंथ के बराबर है, बी सी की लेंथ क्यू आर के लेंथ के बराबर है और ए सी की लेंथ पी आर के लेंथ के बराबर है. इसका मतलब इस ट्राइंगल का जो भी साइड है इस दूसरे ट्राइंगल के करेस्पॉन्डिंग साइड्स के बिल्कुल इक्वल है, तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट कहलाएंगे. और इसको लिखा कैसे जाएगा? लिखा जाएगा ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट. ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है. दो इक्वल वाली लाइन लगा देते हैं ये वाली और ऊपर कुछ इस तरह से लाइन ड्रॉ कर देते हैं कर्व लाइन, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है. तो हम लिख सकते हैं कि ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल पी क्यू आर. इस तरह से लिखने का इसका तरीका होता है. एक और एग्जांपल समझ लेते हैं. यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ए बी सी डी. अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है इसके करस्पॉन्डिंग अगर एक दूसरा क्वाड्रिलेटरल देखा जाए पी क्यू आर एस, तो इन दोनों के जो करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं उनकी लेंथ आपस में इक्वल होगी. मतलब ए बी पी क्यू के इक्वल है, बी सी क्यू आर के इक्वल है, सी डी आर एस के इक्वल है और डी ए एस पी के इक्वल है. तो ये दोनों साइड भी आपस में करस्पॉन्डिंग कहे जाएंगे. करस्पॉन्डिंग का मतलब आपने समझ लिया होगा. चलिए देखते हैं पहली एक्सरसाइज इस चैप्टर की 7.1. पहला क्वेश्चन पूछ रहा है टू लाइन सेगमेंट आर कॉन्ग्रुएंट इफ. दो लाइन सेगमेंट कॉन्ग्रुएंट होंगे. कब कॉन्ग्रुएंट होंगे? इफ दे हैव सेम लेंथ या इक्वल लेंथ. अगर दोनों की लेंथ आपस में बराबर है तभी कॉन्ग्रुएंट वो होंगे. ठीक है. सेकंड, among two congruent angles one has a measure of 70 डिग्री. कह रहा है कि अगर दो एंगल्स दिए हुए हैं उन दोनों में से एक एंगल की वैल्यू 70 डिग्री दी गई है तो दूसरे एंगल की वैल्यू क्या होगी? क्योंकि दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो दोनों इक्वल ही होंगे. पहला 70 तो दूसरा भी कितने का हो जाएगा? 70 डिग्री का ही दूसरा एंगल भी होगा. ठीक है. अगला क्वेश्चन, व्हेन वी राइट एंगल ए इज इक्वल टू एंगल बी वी एक्चुअली मीन. इसका मतलब हुआ क्या? इसका मतलब ये हुआ कि जितना मीज़र एंगल ए का होगा वही इक्वल होगा मीज़र ऑफ एंगल बी के. मतलब मीज़र ऑफ एंगल ए इज इक्वल टू मीज़र ऑफ एंगल बी. इसका मतलब ये हुआ. सेकेंड क्वेश्चन, गिव एनी टू रियल लाइफ एग्जाम्पल्स फॉर कॉन्ग्रुएंट शेप. हम अपने रियल लाइफ में कॉन्ग्रुएंट शेप कहाँ कहाँ देखते हैं? अगर आप कोई बिस्किट का पैकेट खरीद कर लाएं तो उस बिस्किट्स के पैकेट में जो भी बिस्किट्स निकलते हैं वो सभी दिखने में एक जैसे होते हैं ना. उनका शेप साइज सब कुछ एक जैसा होता है, बिल्कुल सिमिलर एक दूसरे के.
तो इनको हम कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। तो बिस्किट्स इन द सेम पैकेट्स एक एग्जाम्पल हो गया। अगर आप कोई एक कॉपी खरीद के लाते हैं, उन कॉपी के पन्ने को आप अगर देखें तो जैसे आगे वाला पन्ना होता है, इसके बाद वाला वैसा भी सेम उसी तरह पन्ना होगा और उसके बाद वाला भी सेम उसी के जैसे होगा। मतलब पेपर शीट्स जो होंगी एक सेम नोटबुक में, एक ही नोटबुक की जो पेपर शीट्स होती हैं वो भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, अगर हमें गिवन है ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल FED, तो हमें इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में बताना होगा। चलिए देखते हैं इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स के बारे में हम कैसे निकाल सकते हैं। इधर हमने दो ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है, ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल FED। अगर इसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट हमें इक्वल दिखाने हैं तो कैसे होगा, एंगल A जो होगा वो एंगल F के इक्वल हो जाएगा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल F। एंगल B एंगल E के इक्वल आएगा, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। इसी तरह एंगल C एंगल D के इक्वल होगा, एंगल C इज इक्वल टू एंगल D। अब साइड की बात कर लेते हैं। साइड AB FE के इक्वल होगा, BC ED के इक्वल होगा और AC या CA DF के इक्वल होगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। फोर्थ क्वेश्चन, इफ ट्राइंगल DEF इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA, तब हमें इन सब के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स लिखने हैं। चार क्वेश्चन दिए हुए हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट देखिए क्या आएगा। यहाँ हमने सेम उसी तरह एक ट्राइंगल DEF ड्रॉ कर लिया है और उसी का कॉन्ग्रुएंट BCA ड्रॉ कर लिया है। नेमिंग को ध्यान रखना है, पहले DE फिर F, उसी तरह BCA। तो जहाँ D था वहाँ B आ जाएगा, जहाँ F था वहाँ A आ जाएगा, जहाँ E था वहाँ C आ जाएगा। इस तरह से एंगल E का करस्पॉन्डिंग अगर देखें, E का करस्पॉन्डिंग क्या आ रहा है, C आ रहा है। ठीक है, एंगल E का करस्पॉन्डिंग एंगल C आ रहा है, तो E इज इक्वल टू C के हो जाएगा। दूसरा पूछा था EF ये साइड दिख रही है, तो EF साइड CA साइड के इक्वल है, तो CA साइड के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, लेंथ ऑफ EF और लेंथ ऑफ CA आपस में इक्वल होगी। नेक्स्ट एंगल F किसके इक्वल है, एंगल A के इक्वल आएगा, तो F इज इक्वल टू A हो जाएगा। और लास्ट है DF आपको ये दिख रहा है, तो ये जो साइड होगी ये BA के इक्वल होगी, DF इज इक्वल टू BA हो जाएगा। इसी के साथ एक्सरसाइज 7.1 होती है ख़त्म। एक्सरसाइज 7.2 को हम कवर करेंगे अगले लेक्चर में।